तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास पार्ट 3। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण। तो मानव में लिंग निर्धारण यानी मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मानव में 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, तो आपको पता होगा मानव के अंदर क्या होते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़े में कहें तो 23 जोड़े गुणसूत्र हो जाएंगे और अगर सीधा कहें तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मानव में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन 23वां जोड़ा नर व मादा में भिन्न भिन्न होता है, इसे लिंग गुणसूत्र होता है। यानी जो 23वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का वो कहते हैं नर व मादा में भिन्न भिन्न होता है, इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसमें देख लेते हैं ये जनन। तो इसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है जो मानवों में। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसमें लिंग निर्धारण। ये नर हो गया, मादा होगी। नर में जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होता है और जो मादा में जो 23वां जो गुणसूत्र होता है वो नर के अंदर XY होता है और मादा के अंदर जो 23वां जो गुणसूत्र होता है वो XX होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसमें जब शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है तो इसमें क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे विभाजित हो जाएंगे। जो गुणसूत्र हैं क्या हो जाएंगे, एक जो X गुणसूत्र होता है जो नर का वो शुक्राणु के अंदर चला जाएगा और जो Y गुणसूत्र होता है वो दूसरे शुक्राणु के अंदर चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसी प्रकार क्या होता है मादा में भी क्या होता है अंडाणु का निर्माण होता है। तो उसमें क्या होता है दोनों X क्या होते हैं विभाजित तो हो जाते हैं, एक X एक अंडाणु में जाता है और दूसरा X जो होता है दूसरे अंडाणु में जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब तो है इसमें निषेचन। जब इनमें निषेचन या जनन होता है तो इसमें क्या होता है जो निषेचन, तो निषेचन क्या होता है इसमें जो X होता है नर का X मादा की X को, जो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी उसमें नर का X मादा की X को निषेचित करता है और इसमें क्या बनाता है ये XX बना लेता है। अब जो होता है नर का जो X होता है वो मादा के दूसरे X से गुणा करता है, दूसरे X को निषेचित करता है, तो इसमें भी क्या होता है XX बना लेता है। अब जो होता है नर का जो Y गुणसूत्र होता है या Y गुणसूत्र युग्मक है, तो ये Y गुणसूत्र जब इस जो मादा के X को जब निषेचित करता है, यानी आपको ब्लू कलर में जो लाइन दिख रही होगी आपको, तो ये जो Y जो गुणसूत्र होता है जब नर के X जो मादा के X को जब निषेचित करता है तो इसमें XY का निर्माण हो जाएगा, जिसे आप कहते हैं नर में भ्रूण। ओके फ्रेंड्स, और अब हो जाएगा जो Y गुणसूत्र होता है, आपको रेड कलर की जो लाइन दिख रही होगी उसमें क्या होता है नर का जो Y होता है वो मादा की X को निषेचित करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा नर भ्रूण। तो जो XY होता है वो सिंबल किसका होता है नर का होता है, तो इसमें नर भ्रूण बन गया और दो तो इसमें नर भ्रूण बन जाते हैं और दो इसमें मादा भ्रूण बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें दो नर भ्रूण बन गए और दो मादा भ्रूण बन गई। तो अब इसमें क्या देखते हैं, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अब नर व मादा में युग्मक जनन यानी जो युग्मक होते हैं शुक्राणु और अंडाणु का जो निर्माण होता है वो युग्मक जनन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। ओके, बस नर व मादा में युग्मक जनन के द्वारा युग्मकों यानी जो अंडाणु और शुक्राणु हो जाएंगे उनका निर्माण होता है। नर में X व Y युग्मक बनते हैं, दिख ही रहा था आपको XY, तथा मादा में केवल X युग्मक निर्मित होता है। तो उसमें मादा में क्या होते हैं केवल X युग्मक निर्मित होते हैं। नर के X युग्मक जब मादा के X युग्मक के साथ संलयित होते हैं तो मादा संतति का निर्माण होता है, और जब नर के जो Y युग्मक होते हैं मादा के X युग्मक के साथ संलयित होते हैं तो नर संतति का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, अतः मानव में निषेचन के फलस्वरूप 50% मादा संतति व 50% नर संतति होने की संभावना होती है। इस प्रकार लिंग निर्धारण में नर का जो Y गुणसूत्र होता है या युग्मक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके फ्रेंड्स, दो लिंग निर्धारण क्या होता है इसके लिए जिम्मेदार नर होता है ना कि मादा। ओके फ्रेंड्स, तो जो लड़का होगा या लड़की इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है मानव होता है यानी पुरुष होता है। ओके फ्रेंड्स, तो उसका जो पुरुष का जो Y गुणसूत्र ही निर्धारित करता है लड़की होगी या लड़का, अर्थात मादा होगी या नर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसके जो Y गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लिंग निर्धारण में। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं जाति उद्भव। विकासीय प्रक्रिया के दौरान नई जाति की उत्पत्ति होना जाति उद्भव कहलाता है। जाति की उत्पत्ति या उद्भव में निम्न कारक सहायक या उत्तरदायी होते हैं। पहला उत्परिवर्तन, दूसरा हो जाएगा अनुवांशिक विचलन यानी जो अपना जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसके अंदर कुछ जो उसके अंदर कुछ बदल जाए,
ओके फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होते हैं कुछ संगठन उसका थोड़ा बहुत बदल जाता है, तो उसे एक अनुवांशिक विचलन कहते हैं। और पुनर्मिलन यानी जब दो जातियां बिछड़ी हुई होती हैं और वो पुनः मिलती हैं तो भी क्या नई जाति का निर्माण होता है। संकरण, संकरण से भी क्या होता है, नई जाति का निर्माण होता है। और पृथक्करण, पृथक्करण जब दो दो जातियां जब पृथक होती हैं और जब एक जाति दूसरी जगह जाकर रहने लगती है तो उसमें क्या होता है, अलग तरह के गुण प्रकट हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें संतति भी जो होती है अलग तरह की प्रकट होती है, यानी जन्म होती है अलग तरह की। अब आते हैं उत्परिवर्तन क्या होते हैं। उत्परिवर्तन जीवों के डीएनए या जीन्स में होने वाले ऐसे परिवर्तन, यानी जीवों के डीएनए या जीन्स में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो विकास में सहायक होते हैं उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। ओके, यानी जो भी डीएनए या जीन्स के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं उनमें जो अदला बदली होती है, उनके अंदर जो भी जितना फेरबदल होता है जितना भी, वो कहते हैं उत्परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब बताते हैं अभिलक्षण क्या होता है। बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। ओके पर्सन, ओके फ्रेंड्स, बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का जो विवरण होता है वो अभिलक्षण कहलाता है। यानी आप किसी की बाह्य आकृति उसका आपको देखकर उसका आप वो उसको देख रहे हैं और उसका विवरण अगर करते हैं तो उसे हम अभिलक्षण कहते हैं। नेक्स्ट आती है समझातंक। तो समझातंक क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे अंक जिनकी उत्पत्ति या उद्भव समान हो लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न हो, समझातंक कहलाते हैं। जैसे देखते हैं मानव, वेल, चमगादड़, चीता आदि के जो अग्रपाद होते हैं, आपने देखे होंगे अग्रपाद की जो इनमें स्ट्रक्चर होती है, यानी जो आंतरिक संरचना होती है, यानी जो इसकी कंकाल की जो संरचना होती है अग्रपाद की। ओके फ्रेंड्स, जो मानव, वेल, चमगादड़, चीता, इनके जो अग्रपाद की जो कंकाल की संरचना होती है वो एकदम समान होती है और उत्पत्ति भी एकदम समान होती है। उनके अंदर भी रेडियस, अल्ना ये पाई जाती हैं, कार्पस, मेटाकार्पस, फैलेंजेस आदि पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इनके कार्य अलग होते हैं। जैसे मानव में जो अग्रपाद होते हैं, यानी जो हमारे हाथ होते हैं वो क्या होते हैं, वस्तुएं पकड़ने के काम आते हैं। वेल में जो अग्रपाद होते हैं वो तैरने के काम आते हैं। चमगादड़ में जो अग्रपाद होते हैं वो उड़ने के काम आते हैं। और चीता में जो अग्रपाद होते हैं वो दौड़ने के काम आते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आता है बोगनविले के कांटे हुए कुकुरबिटा के प्रतंग। ये भी क्या होते हैं, उत्पत्ति इनकी समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न है। ये कांटे हो जाएंगे जो अपनी रक्षा करते हैं, प्रतान यानी जो ऊपर चढ़ने के लिए सहायक होते हैं। अब आते हैं संवर्ती अंग। ऐसे अंग जो उत्पत्ति या उद्भव में भिन्न भिन्न हो लेकिन कार्य में समान हो, संवर्ती अंग कहलाते हैं। उसका विपरीत है, समझात अंग का विपरीत है ये तो। ओके फ्रेंड्स, ऐसे अंग जो उत्पत्ति या उद्भव में भिन्न भिन्न हो लेकिन कार्य में समान हो, संवर्ती अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ व कीट के पंख। अब चमगादड़ कीट के पंख की जो उत्पत्ति तो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन कार्य में दोनों समान है। जैसे इसका कार्य भी क्या होता है, उड़ना, इसका भी कार्य उड़ना। ओके फ्रेंड्स, अब होता है शकरकंदी। शकरकंदी जो होती है मूल का रूपांतर होती है और जो आलू होता है वो तने का रूपांतर होता है। यानी इनकी जो उत्पत्ति अलग अलग है लेकिन कार्य क्या है, दोनों का कार्य एक ही जैसा होता है, भोजन को संग्रह करते हैं ये। ओके फ्रेंड्स, अब आता है जीवाश्म। तो जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म कालांतर में चट्टानों के या भूमि के अंदर दबे जीवों के मृत परिरक्षित अवशेष या उनकी छाप जीवाश्म कहलाते हैं। एकदम सरल डेफिनेशन है, यानी जब कालांतर यानी जो बहुत समय के अंतराल पर कुछ जीव क्या होते हैं मर जाते हैं, उनके ऊपर क्या होती है जो चट्टानें मिट्टी आदि क्या होती है उनके ऊपर क्या होती है चढ़ती रहती हैं, जिससे वो भूमि के अंदर और दबते जाते हैं, जिसके कारण हमें उनकी क्या होती है या तो परिरक्षित अवशेष प्राप्त होते हैं या उनकी छाप प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं जीवाश्म। ओके फ्रेंड्स, अब होता है मानव का उद्भव विकास व मानव का उद्भव व विकास। तो ये इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, मानव का उद्भव व विकास के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं हम। तो पहले देखते हैं 15 मिलियन वर्ष पूर्व। 15 मिलियन यानी 150 लाख वर्ष पूर्व। ओके फ्रेंड्स, 15 मिलियन यानी 150 लाख वर्ष पूर्व ड्रायोपिथेकस जो कि क्या थे वन मनुष्य जैसे दिखते थे, वह रामापिथेकस जो कि मनुष्य जैसे थे उत्पन्न हुए। शरीर पर बाल अधिक थे, इनके जो शरीर पर बाल अधिक थे, गोरिल्ला व चिंपैंजी जैसे चलते थे। नेक्स्ट हम आते हैं अब 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में नर वानर यानी वानर के जैसे जो नर होते हैं पैदा हुए, जो खड़े होकर सीधा चलते थे। ओके फ्रेंड्स, 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व। और फिर आ गया लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेसिन यानी आदि मानव पैदा हुए। ये पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहते थे, शिकार के लिए पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे लेकिन मांस नहीं खाते थे। ये फलों का सेवन करते थे। इसको पहला मानव जैसा प्राणी के रूप में जाना गया और होमो हैबिलिस कहा गया। तो इसको हम ऑस्ट्रेलोपिथेसिन को क्या कहते हैं, होमो हैबिलिस कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व होमो इरेक्ट्स पैदा हुए। इनका मस्तिष्क बड़ा था, ये मांस खाते थे। और नेक्स्ट हम आते हैं अब
1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व निएंडरथल मानव पैदा हुए। इनका मस्तिष्क भी बड़ा था। ये पूर्वी व मध्य एशियाई देशों में रहते थे। वे अपनी शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे और अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। ओके फ्रेंड्स। और नेक्स्ट और जो लास्ट में जो आया होमोसेपियंस यानी मानव अफ्रीका में विकसित हुआ और विभिन्न महाद्वीपों में फैल गया। इसके बाद भिन्न जातियों में विकसित हुआ और आधुनिक युगीन मानव यानी जो आज का मानव पैदा हुआ। गुफाओं में चित्रों की रचना करना, कृषि आदि कार्य करने लगा। ओके फ्रेंड्स। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ दोस्तों से लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।